की आधारभूत बातों के विषय में मतैक्य वस्तुतः वे आधार हैं जो परंपराओं को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करते हैं। डाइसी, लॉवेल, लास्की के द्वारा जो मत व्यक्त किए गए हैं परंपराओं के पालन के संदर्भ में, उनका विश्लेषण करने के बाद परंपराओं की मान्यता के कुछ कारण स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला कारण है उपयोगिता। परंपराओं के पालन के पीछे सबसे प्रमुख अनुशक्ति शासन व्यवस्था के लिए उनकी उपयोगिता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जनमत की शक्ति। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, उसका संचालन जनमत के अनुसार होता है और उसमें शासन जनमत को निराश नहीं कर सकता। परंपराओं को चूंकि जनमत का आदर प्राप्त होता है, अतः उनका आदर भी जनमत का आदर करने वाली सरकार को करना पड़ता है। तीसरा प्रमुख कारण है कि परंपराएं राजनीतिक व सामाजिक ढांचे के मौलिक रूप को बरकरार रखती हैं, उसको बनाए रखती हैं और इस विषय में विविध दलों में मतैक्य है। लास्की के मतानुसार परंपराओं के पालन के पीछे एक कारण राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे के मौलिक रूप के विषय में ब्रिटिश समाज में पाए जाने वाला मतैक्य है। उदाहरणार्थ, सभी दल वैधानिक राजतंत्र तथा व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था पर आधारित सामाजिक ढांचे में विश्वास करते हैं। चूंकि अभिसमय ऐसी मान्यताओं के अनुकूल है, अतः सभी दल उसका अनुपालन करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ब्रिटिश जनता की राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से अत्यंत जागृत है। क्या उसके राजनीतिक जीवन के लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, वह ये अच्छी तरह से जानती है। इस कारण चूंकि अभिसमयों की उपयोगिता को वे अच्छी तरह जानते हैं, वे उनका पालन करते हैं। एक और प्रमुख कारण परंपराओं के पालन का है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। अंग्रेजों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे परंपरा प्रिय एवं रूढ़िवादी हैं। वे इस कारण संवैधानिक परंपराओं से भी प्रेम करते हैं और वे स्वभाव से ही उनका पालन करते रहते हैं। परंपराओं के पालन के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अभिसमयों के पालन के पीछे मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति है। सामान्यतः नागरिक की मनोवृत्ति नियमों के पालन की होती है। नियम चाहे लिखित हो, चाहे विधि के रूप में हो अथवा परंपरा के रूप में हो। जेनिंग्स ने जैसा कि कहा है, शासन एक सहयोगिक कार्य है और केवल देश विधि के नियम ही शासन की सामान्य क्रिया को व्यवस्थित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की अनुपालन की वृत्ति भी शासन क्रिया को व्यवस्थित करने में पर्याप्त सहायक होती है। और परंपराओं के पालन के संदर्भ में अंतिम कारण जो हम प्रमुख रूप से मानते हैं वो है शांति एवं प्रगति की जन इच्छा। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग का मत है कि अभिसमयों के पालन के पीछे शांति एवं प्रगति की जन इच्छा की अनुशक्ति भी है। अभिसमयों, सामान्य विधि और संवैधानिक विधि तीनों को विधि की 3 शाखाएं मानते हुए उन्होंने कहा है कि इन तीनों शाखाओं के पीछे एक ही अंतिम अनुशक्ति शांति एवं प्रगति की जन इच्छा है। तो ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के पालन के पीछे ये सभी कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व। और जैसा कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। सिद्धांतिक रूप से जो व्यवस्था जैसी दिखाई देती है, व्यवहार रूप में वह वैसी नहीं है। और ब्रिटिश संविधान के ये सिद्धांत और व्यवहार में अंतर का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो अभिसमय ही है। तो ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व है और परंपराओं को यदि इंग्लैंड के संवैधानिक ढांचे की आत्मा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी संविधान के निर्माण में ही नहीं, उसे कार्य रूप देने में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व कई कारणों से है। परंपराओं ने सबसे पहला कारण जो हम ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के महत्व के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं वो यह है कि परंपराओं ने
ब्रिटिश संविधान का विकास किया है। ब्रिटिश संविधान धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से विकसित हुआ है। इंग्लैंड में एक समय के पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया है और वह पूर्णतः शांतिमय ढंग से हुआ है। जो कुछ फ्रांस व अमेरिका में रक्तपातपूर्ण क्रांति से हुआ वह इंग्लैंड में शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है और इंग्लैंड के इस संवैधानिक विकास का विशेषतः राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण का बहुत कुछ श्रेय वहाँ की परंपराओं को ही जाता है। राजा की शक्ति क्षीण होते होते शून्य हुई, पर कानूनों द्वारा नहीं वरन परंपराओं द्वारा हुई है। जनता की आवाज़ के साथ साथ राजा की शक्ति कानूनी रूप में नहीं वरन प्रथागत रूप में कम होती गई और जो परंपरा बनती गई उसका विरोध करना राजा के लिए कठिन होता गया। उसी प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र का वह पूर्ण जनतंत्रीकरण हुआ जो आजकल हमारे समक्ष है। परंपराओं के महत्व का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है या परम महत्व को दर्शाने वाला ये पक्ष है वो ये है कि परंपराओं ने ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश संविधान को कार्य रूप देने में परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लैंड में राजा कानूनी संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल, संसद एवं अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। कानूनी रूप से राजा को सब अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल राजा का है, अतः उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श पर ही चले अथवा संसद द्वारा पारित कानून पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे। मंत्रिमंडल अपने निर्णयों पर दृढ़ रह सकता है। संसद जैसा चाहे वैसा कानून पारित कर सकती है, पर राजा दोनों की पूर्ण उपेक्षा करने का अधिकारी है। इस प्रकार विशुद्ध रूप से कानून पर चलने से अव्यवस्था फैल सकती है, पर यह एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है। वह संसद द्वारा पारित कानून पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इससे कानूनी संप्रभु एवं राजनीतिक संप्रभु की इच्छा में सामंजस्य बना रहता है और देश उस अव्यवस्था से बच जाता है जो उस परंपरा के न होने पर फैल सकती थी। इस प्रकार दोनों प्रकार के संप्रभुओं की इच्छाओं में सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से परंपराओं का महत्व बहुत अधिक है और ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का यह महत्वपूर्ण स्थान हमें इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। तीसरा जो कारण है ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के महत्व को जो दर्शाता है वो है कि परंपराएं प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन लाती हैं। परंपराओं का महत्व इस बात में निहित है कि इनसे प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन बना रहता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाओं के निर्वाह की तुलना में परंपराओं के निर्वाह से सहजता से बचा जा सकता है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड में यह परंपरा रही है कि विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार लॉर्ड सभा के सदस्य को नहीं सौंपा जाएगा, परंतु परिस्थितियों के दबाव में 1960 में हेरोल्ड मैकमिलन ने जब इस मंत्रालय का कार्यभार लॉर्ड ह्यूम को सौंपा तो कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। विदेश मंत्रालय को लॉर्ड सभा के सदस्यों को न दिए जाने की व्यवस्था यदि परंपरागत न होकर कानूनी रही होती तो हेरोल्ड मैकमिलन लॉर्ड ह्यूम को विदेश मंत्री नहीं बना पाते तथा उसके लिए उन्हें कदाचित राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा होता। इसी प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में जिस परिवर्तन का किया जाना ब्रिटिश साम्राज्य के देशों की स्वतंत्रता के कारण आवश्यक हुआ, वह इसीलिए सरलता से संभव हो गया क्योंकि उसका संगठन केवल परंपरागत था। परंपरागत होने के कारण ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस सरलता से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया। इसी तरह परंपराएं शासन कार्य का उन्नयन करती हैं, इसलिए भी इनका महत्व है। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनके कारण शासन कार्य का स्तर उन्नत होता है। उदाहरणार्थ प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इस परंपरा के कारण जो कानून बनते हैं वे उन दोषों से मुक्त होते हैं जो विधेयकों को शीघ्रता से पारित करने से उसमें रह सकते हैं। इसी प्रकार इस परंपरा से कि लॉर्ड सभा की उन बैठकों में कानूनी लॉर्डों को आवश्यक सम्मिलित होना चाहिए जिनमें वह न्यायालयों के रूप में कार्य करें
न्याय कार्य ठीक चलता रहता है और ये संभावना नहीं रहती कि लॉर्ड सभा के कानून न जानने वाले लोग न्याय को मजाक बना दें। परंपराओं का महत्व इस कारण से भी है कि परंपराएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। लोकतंत्र व्यवहार में कभी कभी बहुमत का अत्याचार हो जाता है यदि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष को शासन कार्य में उचित महत्व न प्राप्त हो। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में ये परंपरागत ही है कि वहाँ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष भी महामहिम का विपक्ष कहा जाता है और उसके माध्यम से अल्पसंख्यक के हितों की भी उचित रक्षा संभव रहती है। इन सभी पक्षों से ये स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व है और उनके महत्व को दर्शाते हुए ऑग एवं जिंक ने कहा है कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती हैं, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती हैं और उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं एवं राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। परंपराओं के महत्व के अध्ययन के पश्चात एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका कि अध्ययन हमें करना है और वो है कि ब्रिटिश संविधान में कितनी प्रकार की परंपराएं हैं जिनका संवैधानिक दृष्टि से महत्व है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि परंपराओं का वर्गीकरण। इंग्लैंड की वैधानिक परंपराएं कई प्रकार की हैं और उनका वर्गीकरण हम कई बिंदुओं में कर सकते हैं। सबसे पहला है राजा से संबंधित परंपराएं। राजा से संबंधित जो परंपराएं हैं उनमें सबसे पहली परंपरा है कि राजा अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है। दूसरी परंपरा है कि राजा लोक सदन के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार करता है। तीसरी परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता और न वह उनकी अध्यक्षता ही करता है। चौथी परंपरा है संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग राजा केवल अपने प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। और पांचवी परंपरा है कि राजा संसद द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार नहीं करता। तो ये पहली प्रकार की परंपराएं हैं जो कि राजा या सम्राट से संबंधित हैं। दूसरे प्रकार की परंपराएं हैं मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और उनमें कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं इस प्रकार हैं। लोक सदन में बहुमत वाले दल को अपना मंत्रिमंडल बनाने का और अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनवाने का अधिकार प्राप्त होता है। यह परंपरा पर आधारित है। दूसरी परंपरा है मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि वह लोक सदन का विश्वास खो देता है तो या तो उसे त्यागपत्र दे देना होता है अथवा निम्न सदन को भंग करके अपनी नीतियों के विषय में जनता की अदालत में निर्णय लेना पड़ता है। तीसरी परंपरा जो मंत्रिमंडल से संबंधित है वो ये है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथी परंपरा है संसद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर पराजय के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। विकल्प के रूप में वह सम्राट द्वारा लोक सदन को भंग करवा के पुनः चुनाव करवा सकता है। पांचवी परंपरा यह भी है कि अमहत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजय के कारण मंत्रिमंडल द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं है। नवंबर 1972 में आव्रजन नियमों के अनुमोदन पर एडवर्ड हीथ की सरकार की पराजय होने पर उसने त्यागपत्र नहीं दिया था। छठी परंपरा मंत्रिमंडल से संबंधित यह है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में स्वतंत्र होता है, फिर भी उसे मंत्रियों को अपने दल से ही संसद के दोनों सदनों से लेना होता है। इसके बाद तीसरी प्रकार की जो परंपराएं हैं वर्गीकरण के हम बात कर रहे हैं और उसमें तीसरी प्रकार की परंपराएं हैं संसद से संबंधित। संसद से संबंधित परंपराओं में सबसे पहली परंपरा है
कि लोक सदन एवं लॉर्ड सभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स नामक संसद के दो सदन होते हैं और ये परंपरा पर आधारित है। दूसरी परंपरा है कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए तथा किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी परंपरा है लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में होता है तब केवल कानूनी लॉर्ड को ही उसमें सम्मिलित होना चाहिए। चौथी परंपरा है लोक सदन का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध चुना जाता है। वह अपने केवल निर्णायक मत का प्रयोग करता है तथा उसका प्रयत्न यह रहता है कि जहाँ तक संभव हो सदन अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक उसके मत के बिना ही ले। पांचवी परंपरा है कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने आवश्यक है। और छठी परंपरा है वित्त विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन पर विचार सम्राट की पूर्व अनुमति से ही हो सकता है। और सातवीं परंपरा है कि संसद में मान्यता तथा विपक्ष का अस्तित्व भी अभी समय पर ही आधारित है। इसी तरह से ब्रिटिश संविधान में कुछ परंपराएं लोक प्रभुत्व पर आधारित भी हैं और उनमें से पहली परंपरा है कि शासन द्वारा किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विवादग्रस्त विषय पर विधेयक जनादेश प्राप्त करके ही प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरणार्थ लॉर्ड जॉर्ज की उदार दलीय सरकार ने सन 1910 में आम चुनाव में लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती करने का जनादेश प्राप्त करके ऐसा करने के लिए 1911 का संसदीय अधिनियम पारित कराया था। यह जनादेश अभिसमय कहा जाता है। लोक प्रभुत्व पर आधारित दूसरी परंपरा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल जब लोक सदन का विघटन करा के चुनाव में निर्वाचकों से अपील करता है और यदि चुनाव का निर्णय मंत्रिमंडल के विरुद्ध होता है तब मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र दे देना होता है। ऐसी दशा में प्रधानमंत्री दोबारा लोक सदन के विघटन की सिफारिश नहीं कर सकता। ब्रिटिश संविधान की परंपराओं में ही कुछ परंपराएं राष्ट्रमंडल से संबंधित भी हैं, जिनमें पहली परंपरा है कि राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों में राजा अपने राष्ट्रमंडलीय विभाग के मंत्री के परामर्श से कार्य करता है। और दूसरी परंपरा है कि किसी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कोई कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से इस विषय में स्पष्ट प्रार्थना की गई हो और ऐसा करने की उसकी ओर से स्पष्ट अनुमति दे दी गई हो। तो ये विविध परंपराएं हैं जो ब्रिटिश संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन इसमें सभी परंपराओं का हम यहाँ उल्लेख नहीं कर पाए हैं। परंपराओं का रूप प्रगतिशील है और यहाँ ब्रिटिश संविधान में संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परंपराओं को ही हम यहाँ बता पाए हैं। चूँकि परंपराओं का स्वरूप प्रगतिशील है अतः वे समय एवं लोगों की प्रगति के साथ बदलती व बढ़ती रहती है। तो यह था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का अध्ययन किया और उससे संबंधित विविध पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।